अब हम 2.7 नंबर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2.6 नंबर तक के टॉपिक्स हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। 2.7 के अंदर जो बात की गई है वो पैसा के रिगार्डिंग बात की गई है। पैसा क्या है? पंचायत जो है उनका एक्सटेंशन करना है हमको शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर, यही पैसा है। देखते हैं पैसा के बारे में थोड़ा कुछ और, क्या है पैसा, क्यों आया पैसा, क्या इसको, क्या इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा और क्यों लाया गया है, इसका पर्पज़ क्या है बेसिकली। तो वैसे न्यूज़ के अंदर तो ये इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली नोटिफाई किया है रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पैसा के लिए, काइंड ऑफ, है ना। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे पे ऐसा किया गया है, तो इस वजह से आपका पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा न्यूज़ में आ जाता है, काइंड ऑफ। अब देखते हैं मोर ऑन न्यूज़ क्या है। और न्यूज़ के अंदर तो पैसा जो है वो नोटिफाइड किया गया है। छत्तीसगढ़ 7वां स्टेट बन गया है, 7th नंबर का स्टेट, है ना। अब आपको याद रखने हैं सभी नाम के अदर 6 स्टेट्स कौन से हैं जिन्होंने पैसा लागू कर रखा है अपने स्टेट्स के अंदर। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना, ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने कि पैसा लागू किया हुआ है। वैसे जो पैसा है वो 5th शेड्यूल के जो एरियाज है उनके लिए है, उसमें 10 स्टेट्स आते हैं। उन 10 स्टेट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि G20 वाला क्वेश्चन जब आया था तो उसमें 4 ऑप्शन बना के डाल दिए गए थे। उसी तरह से 10 स्टेट्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छे से इनके 10 के 10 नाम आपको याद रखने होंगे। देखते हैं आगे आ जाएंगे वो नाम। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 6 स्टेट्स के नाम याद रख लेने हैं। अब देखते हैं कि पैसा है क्या भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी पूछ लिया जाए कि ये पैसा जो एक्ट लाया गया कि कौन था जिनकी रिकमेंडेशन पे लाया गया, तो दिलीप सिंह भूरिया जी के रिकमेंडेशन पे ये पैसा एक्ट लाया गया 1996 के अंदर। इसका पर्पस सिंपल सा था, ट्राइबल एम्पावरमेंट, उनकी सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करना और उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना, इनको ट्राइबल्स को। तो जहाँ पे ट्राइबल एरिया होंगे वहाँ पे पैसा एक्ट लागू होगा, वो भी स्पेसिफिक एरियाज है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या है। जहाँ पे भी ये पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया जो हो जाता है वहाँ पे क्या होता है कि एम्पावर्ड हो जाता है आपका जो ग्राम सभा होता है काफ़ी ज़्यादा, और ग्राम सभा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में आ जाता है, काफ़ी वाइटल रोल हो जाता है सेल्फ गवर्नेंस के अंदर। जो से होता है ग्राम सभा की जो आवाज़ होती है वो बहुत सॉलिड हो जाती है, वो काफ़ी अपर हैंड पे आ जाता है। तो क्या क्या काम करता है फिर ग्राम सभा यदि हमें देखें तो ग्राम सभा मैनेज करता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर माइनर वाटर बॉडीज को, एंड ऑनरशिप रखता है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहेंगे उसकी ऑनरशिप ग्राम सभा की अब हो जाएगी। उसके अलावा काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड जो फंक्शनरीज होते हैं उनको कंट्रोल करता है ग्राम सभा काफ़ी हद तक। उसके अलावा मैंडेटरी हो जाता है कंसल्टेशन इन मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर एलिनेटेड लैंड। इन सब के अंदर इनका जो कंसल्टेशन है वो काफ़ी मैटर करता है ग्राम सभा का कंसल्टेशन पैसा वाले एरिया के अंदर, ध्यान रखना है आपको। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, लाइसेंसिंग, माइनिंग, ऑल दीज थिंग्स आल्सो, और माइनर मिनरल्स की यदि आपको माइनिंग भी करनी है, लीज पे लेना है, तो उसमें ग्राम सभा का रोल होता है ना। एंड रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट करता है ये लिकर के सेल एंड कंजम्पशन को रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट करता है, मैनेज करता है इसके मार्केट्स को। यहाँ पे ग्राम सभा पैसा वाले एरियाज में कंट्रोल करता है मनी लैंडिंग को टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। एंड ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं पैसा के अंदर। अब देखिए है मिनिस्ट्री कौन सी होती है जो कि इसकी इंप्लीमेंटेशन करती है पैसा की स्टेट्स के अंदर, तो पंचायती राज मिनिस्ट्री है, ध्यान रखना है, नोडल मिनिस्ट्री है। पैसा को एक और नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी पैसा को जाना जाता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि 9th जो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो आर्टिकल 244 की यहाँ पे बात की गई, हम जानते हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट वगैरह के बारे में बात हो रखी है। तो पंचायत, तो यहाँ पे 10 स्टेट्स के अंदर ही सब चीज़ों को लेके आने की प्रोविजंस है, ठीक है। वो 10 स्टेट्स जो कि 5th शेड्यूल में आते हैं उनके भी आपको स्पेसिफिकली नाम याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना, 10 स्टेट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। 5th शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं वो थोड़ा और फीचर्स दे देते हैं पैसा एक्ट के रिगार्डिंग। 1996 पैसा एक्ट क्या क्या और स्पेशल फीचर्स है। तो कन्फॉर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, तो इसमें यही बताया गया है कि भाई जो कस्टमरी लॉ काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं उनकी, तो ये कॉन्फॉर्मिटी होती है, एक हार्मनी होती है यहाँ पे कस्टमरी लॉ के साथ। और स्टेट लेजिस्लेशन इसी का ध्यान भी रखता है। तो स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायत शैल बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद कस्टमरी लॉ। तो यहाँ पे ही पैसा एक्ट आने से थोड़ा ये चीज़ भी हो जाती है कि कस्टमरी लॉ के साथ कॉन्फॉर्मिटी हो जाती है लेजिस्लेशन जो होते हैं उनकी। ग्राम सभा की यदि हम बात करें तो एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा, यदि पैसा कहीं पे है तो, कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स, उसमें आपको सबको पता ही है कि भाई उसमें जितने भी लोग इलेक्टोरल रूल के अंदर आ रहे हैं उस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर विलेज लेवल पे, वो सभी लोग उसके पार्ट होंगे, ग्राम सभा के मेंबर होंगे उसके ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपका हो गया कि वो मेंबर्स हो जाएंगे। एंड देन काइंड ऑफ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा देख लेते हैं। तो ग्राम सभा के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ऊपर भी देख ली है, काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाता है, तो इसमें कोई देखने की बात नहीं। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है, एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन, मिनिमम ऑफ 50%, ध्यान रखना है। और जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का एट ऑल लेवल, वो हमेशा
ST कैटेगरी से आएंगे, वो ST के लिए रहेगी वो सीट जो रिजर्व रहेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये शेड्यूल ट्राइब को जो है एम्पावर करने के लिए ही तो है पैसा जो है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैसा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो क्रक्स है वो हमको देखना है कि 6 स्टेट में लागू हो चुका है, 7वें में छत्तीसगढ़ में भी नोटिफाई किया जा रहा है, 10 स्टेट्स के लिए प्रोविजन है, शेड्यूल 5 के एरियाज आपको ध्यान रखना है, और पैसा के अंदर ग्राम सभा काफ़ी इंपावर्ड हो जाती है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, और काफ़ी अपर हैंड पे चली जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ग्राम सभा इन पैसा एरियाज, जहाँ पे पैसा लगता है वहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट 2.7 नंबर का टॉपिक। अब देखते हैं 2.8 नंबर का टॉपिक, जो कि है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो छोटी छोटी न्यूज़ जो रही है इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं हम यहाँ पे हम, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काफ़ी न्यूज में रहता है, आपको पता है। तो झारखंड के जो गवर्नर है हैड स्पेंड द मैटर, तो झारखंड के जो गवर्नर है उन्होंने एक मैटर को सेंड किया है किसके पास? चीफ मिनिस्टर्स डिसक्वालिफिकेशन एज एन MLA फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गवर्नर ने कि भाई इन्होंने जो आप यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको आप डिसक्वालीफाई कीजिए एज एन MLA, बिकॉज वाई, क्योंकि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो रहे हैं काइंड ऑफ। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इसको अच्छे से जान लो आप, इंटरप्रेटेड एज ए पोजीशन। तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है? तो इसमें एक पोजीशन होती है दैट ब्रिंग्स टू ऑफिस होल्डर सम फाइनेंशियल गेन, रिम्यूनरेशन और बेनिफिट्स, और बेनिफिट ओके। इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और RPA। ये ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना तो RPA 1951 के अंदर बताया गया है, डिफाइन किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है ना स्पेसिफिकली, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन है। हम देखते हैं अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एन MP और एन MLA और एन MLC इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। किस आर्टिकल के अंदर इस चीज के बारे में मेंशन है? ध्यान रखना है, MP का लिए 102 के अंदर और MLA के लिए आर्टिकल 191 क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। अब देखते आगे देखते हैं इसको। प्रोविजंस आल्सो प्रोटेक्ट लेजिस्लेचर इफ द ऑफिस इज क्वेश्चन हैज बीन मेड इम्यून टू डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ, काइंड ऑफ, है ना। इतनी निटी में आपको जानने की जरूरत नहीं है वैसे। ये देखिए आप, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिस प्रॉफिट शैल बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो उनके पास जाएगा, जो क्वेश्चन जाएगा प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। हाउएवर दे शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंगली। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा दूसरा अगला टॉपिक देखते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जो काफ़ी लंबे टाइम से चली हुई है, काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो MP लेट्स जो स्कीम है इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से मिनिस्ट्री ने बोला इसके बारे में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिवाइज्ड द रूल्स अंडर विच इंटरेस्ट accumulated on MP led funds will be deposited in consolidated fund of India। तो ध्यान रखना, इस वजह से न्यूज़ के अंदर है कि ये जो भी इंटरेस्ट गेन होगा MP led फंड के अंदर, जो पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करा दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो अकाउंट होता था, है ना, जो आपको पहले इंटरेस्ट मिलता था फंड के अंदर, वो ऐड कर दिया जाता था MP led के अकाउंट के अंदर ही, एंड कुड बी यूज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ भेज दिया जाएगा। The proposed change are aimed at timely and efficient utilization of funds, ताकि टाइमली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किया जा सके। इस वजह से चेंज लाया गया है। MP लेड के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। कब लॉन्च की गई है? 1993 के अंदर लॉन्च की गई है। स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, इनेबल करती है MP को टू सजेस्ट एंड गेट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट वर्क ऑफ ए कैपिटल नेचर बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स। तो लोकली फेल्ट नीड्स के हिसाब से वो सजेस्ट करते हैं कि भाई ये काम करवाना है, और करवाते हैं। विद एन एम्फेसिस ऑन क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेबल एसेट्स। तो ड्यूरेबल एसेट्स को क्रिएशन करने पे ज़्यादा जोर इसमें दिया गया है। अंडर इट MP जो है कितना पैसा रिसीव करते हैं? 5 करोड़ रुपए ईच ईयर इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 करोड़ ईच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। एवरी ईयर MP शैल रिकमेंड एटलीस्ट 15% ऑफ MP लेड फंड फॉर एरिया इनहेबिटेड बाई SC पॉपुलेशन। अब इसमें भी क्राइटेरिया है, SC पॉपुलेशन से इनहेबिटेड जो एरिया है 15% फंड आपको वहाँ देना है, and 7.5% of area inhabited by ST population. Funds under MP leads are non-lapsable. Important है. District authority is responsible for overall coordination and supervision of works under scheme at district level and inspect at least 10% of works under implementation every year. और ministry जो आपकी MOSPI है is responsible for policy formulation, release of funds and prescribing, monitoring मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो एक सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MP लेड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क के लिए, जो कि रहेगा MP लेड के अंदर होगा। और MOSPI जो है वो मिनिस्ट्री क्या करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट
यहाँ पे रोल प्ले कर रही है किस चीज़ के लिए, फॉर्मेशन के लिए, रिलीज ऑफ फंड के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग वगैरह सब चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MP-led जो स्कीम है वो हमने देख ली है। अब देखते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। नेवा के बारे में देखते हैं क्या है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। नेवा हैज बीन डेवलप्ड टू मेक ऑल वर्क एंड डाटा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के रिगार्डिंग जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी डाटा अवेलेबल है पूरा ऑनलाइन अवेलेबल करवा देना है, इसके रिगार्डिंग नेवा है। और ये किसके लिए होगी, फॉर बोथ सिटीजन्स एंड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज, ठीक है। अब देखते हैं ई विधान इज रीडेजिग्नेटेड एज नेवा। तो ये विधान को अभी नेवा के नाम से बदल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए, नेवा को रोलिंग आउट करने के लिए। नेवा का क्या एम है, नेवा एम्स टू ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म देयरबाय क्रिएटिंग ए मैसिव डाटा डिपॉजिटरी। ध्यान रखना है आपको। इट विल हेल्प इन streamlining information related to various state assemblies and to eliminate use of paper in day-to-day functioning. So this is all about NEVA. Okay. अब हम देखते हैं क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो क्रिएशन ऑफ अबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो रहता है उसके रिगार्डिंग देखते हैं। रिसेंटली 7 नई डिस्ट्रिक्ट्स है ना वेस्ट बंगाल में क्रिएट की गई है। हाउ आर डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटेड एबोलिश। तो किस तरह से क्रिएटेड की जाती है डिस्ट्रिक्ट और कैसे एबोलिश की जाती है जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है फिर। तो स्टेट्स के बारे में तो हमें पता है कि कैसे अलग किया जाता है, कैसे बाउंड्री को कम ज़्यादा कौन से आर्टिकल्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं वो हमें पता है और देख लेंगे हम आगे उनको। एंड अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो दिस पावर लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये पावर होती है। हु कैन पास ए लॉ इन असेंबली और सिंपली इशू एन ऑर्डर एंड नोटिफाई इन इट गैजेट, ठीक है। सेंटर डज नॉट हैव ए से इन दिस इन द मैटर। तो सेंटर का कोई रोल नहीं होता है इस मैटर में। द परमिशन ऑफ सेंटर इज रिक्वायर्ड, बट पूरा रूल नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सेंटर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है जबकि वेरी चेंज ऑफ नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन इज कंटेम्पलेटेड। जब चेंज किया जाता है ना, देखो यहाँ पे जब नया क्रिएट किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट तो उसमें कोई रूल नहीं है सेंटर का, लेकिन जब नेम चेंज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट का और रेलवे स्टेशन का तो वहाँ पे फिर सेंटर से परमिशन लेनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज वैसे, है ना। ये आपको प्रीलिम्स में काफ़ी परेशान कर सकती है, डाउट में ला सकती है, इसलिए आपको इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। अब देखते हैं पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या क्या पावर होता है स्पीकर के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ फॉर्मर MLAs, ठीक है, while deciding a disqualification plea against a lawmaker under 10th schedule of the Constitution। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की रिगार्डिंग बात की गई है और बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास ये पावर नहीं होता है कि वो टेक अवे कर लेते स्टेटस ऑफ फॉर्मर MLAs, ठीक है। तो बताया गया इन 2014 बिहार के जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थे नॉट ओनली disqualified some of the speakers under 10th schedule but also took away their status of being treated as a former lawmaker, depriving them of pension and other benefits। तो ये पावर इनके पास नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रही है लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर के पास ये पावर नहीं है कि इस तरह से वो एज ए लॉ मेकर का जो उनका पूरा एक टाइटल उनके पास है, जो बेनिफिट्स उनके पास है, उन सबको स्क्रैप कर दे, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस का भी रेफरेंस दिया गया है कि किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलुचू, है ना, जाचिलुहू, ओके, जो भी नाम है इनका है ना, ये देख लेना आपको, ये किहोतो होलोहन, ये केस का नाम आपको ध्यान रखना है ना, 1992। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूल किया दैट पावर ऑफ द स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। जो स्पीकर है वो जो भी पावर रूल कर रहे हैं 10th शेड्यूल के अंदर यूज में ले रहे हैं जो भी पावर, ठीक है, एंटी डिफेक्शन वाला जो शेड्यूल है 10th शेड्यूल, तो वो जुडिशियल रिव्यू का हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो कमिटी ऑन पार्लियामेंट है उसको देखते हैं। दिस कमिटी हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और ये कमेटी सेटअप की गई थी 1976 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर, है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है एंड चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर है। इट सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस कमेटी के रिगार्डिंग सबको। सबसे पहले 1976 में सेटअप की गई थी, एक्ट जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर सेटअप की गई थी। और इसमें कौन होते हैं, होम मिनिस्टर में वो चेयर किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। मैंडेट क्या होता है, टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड टू मेक रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। तो ये सब इनकी क्या होता है, पर्पज होते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, ओके। सो ये है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, NEC। क्या है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इसको देख लेते हैं। टू मार्क 15 years ऑफ NEC, प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन 8 pillars फॉर नॉर्थ ईस्ट
डेवलपमेंट। और 8 पिलर्स कौन कौन से बताए गए हैं? नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल्स के 50 साल पूरे होने पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि गवर्नमेंट को 8 पिलर्स के ऊपर काम करना है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए। वो है पीस, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचर, फार्मिंग, स्पोर्ट्स, पोटेंशियल, है ना, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो सबसे पहले पार्लियामेंट के द्वारा 1971 के एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है। इसके लिए NEC एक्ट 1971 बनाया गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। तो ये एक वैधानिक निकाय है, ये ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है एक तरीके से वैधानिक। और इसकी सर्विस कंडीशंस क्या हैं? वर्क अंडर द मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसके अंडर ये काम करती है। कंपोजिशन यदि देखा जाए तो यूनियन होम मिनिस्टर एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं MEC और इसमें 8 स्टेट्स शामिल है, ध्यान रखना, कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ध्यान रखना ये 8 स्टेट्स इसके अंदर शामिल है। फंक्शन की यदि बात की जाए तो प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये सभी इसकी पर्पज है। ऑल्सो PM इनॉग्रेटेड, PM ने अभी गृह प्रवेश भी इनॉग्रेट किया है। ये प्रोग्राम है त्रिपुरा के अंदर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फॉर मोर देन 2 लाख बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम। तो इसके लिए गृह प्रवेश करके जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। अब जब लगे हाथ हम जोनल काउंसिल्स को भी देख लेते हैं, जब हम NEC को देख रहे हैं तो ठीक है। तो जोनल जो काउंसिल है उसके बारे में आप देख लेते हैं यहाँ पे। सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टेटिक सिलेबस यहाँ पे कवर होता है इस मैगजीन में, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो जोनल काउंसिल्स हैं वो स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट SRA के थ्रू 1956 में एस्टेब्लिश की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये भी स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो वैधानिक है ना, बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन होता है यूनियन होम मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं मेंबर्स की। यदि हम बात करें जोनल काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 अदर मिनिस्टर्स एज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स। तो इसमें क्या होता है, मेंबर्स में चीफ मिनिस्टर आते हैं, 2 अलग मिनिस्टर आते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर के द्वारा, ध्यान रखना। एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड इन जोन। तो उस जोन के अंदर जिस जोन के लिए वो काउंसिल है उसके लिए फिर वो हो जाएगा। एंड फंक्शन तो ये डिस्कस करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं रिगार्डिंग क्या क्या रिकमेंडेशन होती है। एनी मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग कंसर्निंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। एनी मैटर कंसर्न कनेक्टेड विद राइजिंग आउट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर SRA। तो ये सब चीज़ें देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो होती है कंप्राइज करती है बिहार। ईस्टर्न जो जोनल काउंसिल है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। हेल्ड इन मीटिंग कोलकाता, किन मीटिंग हुई है कोलकाता में। अदर जो जोनल काउंसिल है उसमें नॉर्थ जोनल काउंसिल है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है। तो नॉर्दर्न जो अभी जोनल काउंसिल है उसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, NCT यानी ये सब चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना आपको। सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश काइंड ऑफ ये सभी आते हैं। वेस्टर्न जनरल काउंसिल के अंदर क्या आएगा आपकी? राजस्थान जो आपका नॉर्दर्न जनरल काउंसिल के अंदर है, ओके। पंजाब भी, कश्मीर भी, ठीक है। और काइंड ऑफ वेस्टर्न जनरल काउंसिल आपको देख लेनी है। साउथर्न जो जनरल काउंसिल है वो भी आपको देख लेनी है। तो पूरी कितनी हो गई आपकी? 1 2 3 4, ठीक है। और एक देखो, नॉर्दर्न हो गई, सेंट्रल हो गई, वेस्टर्न हो गई, साउदर्न हो गई और ईस्टर्न हो गई। तो 5 हो गई आपकी कंप्लीट काइंड ऑफ। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आगे भी हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, थोड़ा रफ्तार को बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।